हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भी सब लोगों के? कैसे हैं भी आप लोग? तो स्वागत है आपका एक और बार आपके प्यारे से चैनल वाईफाई स्टडी शॉर्ट पर। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पिछले टॉपिक से थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं। हमने कल क्या पढ़ा था इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने कल पढ़ा था कि क्वालिटीज़ क्या होती हैं साउंड की। अगर हमें कभी साउंड सुनाई पड़ता है तो वो साउंड के बीच में हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कैसे अंतर बता सकते हैं दो साउंड के बीच में। आपको रोजाना जिंदगी में बहुत सारे साउंड सुनाई पड़ रहे हैं। आप बोलते हैं कोई बहुत प्यारी सी ध्वनि है, कोई बोलेंगे बहुत गंदी सी ध्वनि है। तो भाई आप कैसे बता पाते, आखिर क्या डिस्टिंग्विश कैसे करते हो आप अच्छी और बुरी आवाज में? अगर आप कहते हैं भैया मुस्कान की आवाज अच्छी है और रामचरण की आवाज खराब है, तो आपने कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश किया होगा ना। इन दोनों आवाजों के बीच में आपने कुछ ना कुछ अंतर पाया होगा, और वही अंतर को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिस पे आप डिफाइन कर रहे हैं किसी वैल्यू को। कैसे आप बता रहे हैं कोई अच्छी और खराब तो नहीं होती वास्तविकता में, लेकिन फिर भी क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं साउंड की, ये बताना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बातों पे। देखो मेरे बच्चे, हमने कल क्या पढ़ा था मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। हमने कल पहले पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई लाउडनेस ऑफ अ साउंड क्या होता है। लाउडनेस को हम लोग हिंदी में प्रबलता कहते हैं। याद हो आपको, मैंने कुछ यूनिट्स भी बात की थी कि प्रबलता की इकाई क्या होती है, ये सब बातें भी बताई थी मैंने आपको। मैंने आपको बोलता इंटेंसिटी की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, फोन होती है ना। इंटेंसिटी की, लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, फोन होती है। इसके अलावा हमने कहा था डेसिबल भी होती है, या फिर हम बेल भी बोलते हैं, है ना, ये सब होती है। इसके अलावा हमने ये कहा था कि लाउडनेस कितनी ऊंची आवाज है किससे रिलेट करता है, एम्पलीट्यूड से रिलेट करता है। फिर किस किस बातों पर निर्भर करता है, ये सब भी बताया था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, ये जो टॉपिक था ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अपने पढ़ाई को इस तरीके से पढ़कर चलिए कि आपकी किताब का कोई भी अक्षर छूटना ना चाहिए। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपकी आंखों के सामने से गुजरा ना हो। बहुत बार एग्जाम्पल दिया, एक बार फिर बता रहा हूं आपको। और सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर क्वेश्चंस करना बहुत आवश्यक चीज है, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है क्वेश्चन करना, है ना। जिस प्रकार से सिर्फ गाड़ी में ये बता देना कि भाई साहब क्लच कहाँ है, हैंड स्टीयरिंग कहाँ है और ब्रेक कहाँ है, ये बता देने से कोई गाड़ी नहीं चलाना सीखता। वैसे ही सिर्फ थ्योरी जानने से क्वेश्चन नहीं होते, होते होंगे, मना नहीं कर रहा हूं, होते होंगे, लेकिन आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जो आपका पासिंग स्कोर होगा वहां तक नहीं पहुंच सकते। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है ना, ज्यादातर विद्यार्थियों के साथ होता क्या है, यही प्रॉब्लम होती है कि विद्यार्थी क्वेश्चंस को कम पढ़ते हैं और अपनी थ्योरी पे बहुत ज्यादा समय गुजारते हैं। बोलते हैं कि भाई साहब हम तो थ्योरी पढ़ के जाएंगे। तो भाई साहब थ्योरी पे समय दीजिए, समय थ्योरी पे देना गलत नहीं है, परंतु अपने समय को भी खराब मत कीजिए, अपने समय को यूटिलाइज कीजिए। रोजाना अपने दिन के समय में से कुछ ना कुछ समय अपनी पढ़ाई में अपने क्वेश्चंस को करने के लिए निकालिए। और खासकर जब एग्जाम पास आते हैं ना, तो थ्योरी से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर्स डेली चाहिए, कम से कम आपके फुल मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, तब जाके आपकी थोड़ी प्रिपरेशन होगी। तो इन तीनों चीजों को लगातार करते रहिए ताकि एग्जाम तक कम से कम आप 2000 से 2500 क्वेश्चन अपनी आंखों से देख चुके हों। क्योंकि क्वेश्चंस के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अगर वो टाइप समझ गए तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कंसेप्ट तो है सब कुछ, ऐसा नहीं करना है कि एक ही मेथड पे हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन कर लीजिए ना, और सारे कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स थोड़ी सी डीप में पढ़नी पड़ेगी। ये तो नहीं कह रहा कि बहुत डीप में जाना पड़ेगा, बट हाँ हर एक चीज के फॉर्मूले जरूर देखकर चलने पड़ेंगे, हर एक की छोटी छोटी डेफिनेशन जरूर देखकर चलनी पड़ेंगी। तो इन सब चीजों को जरूर अपनी रोजाना जिंदगी में लाइए, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम के बारे में जाननी थी, और हमने ये भी जाना था कि इसके अलावा इंटेंसिटी यानी तीव्रता नाम की चीज क्या होती है। इंटेंसिटी, तीव्रता नाम की चीज कैसे होती है, ये सब भी जानी थी। इसके अलावा हमने ये भी जानी थी कि इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, जिसके बारे में आपको याद होगा, जिसको हमने वॉट पर मीटर स्क्वायर कहा था। ये सब वैल्यूज भी आपको याद होंगी। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि इंटेंसिटी और लाउडनेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सब बातें भी याद होगी। जिसको हमने 0 dB कहा था, जिसको हम डेसिबल कहा था ना, जिसको हम 0 dB कह रहे थे, जिसको हम सबसे कम आवाज कह रहे थे, वो कितनी होती थी, 10⁻12 dB पर मीटर स्क्वायर होगी। तो ये सब बातें हम पढ़ चुके थे पिछले टर्न पर। तो जिन्होंने आज का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज अपने लेक्चर को पीछे जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट चीज की बात करें बेटा, तो लाउडनेस के बाद हमने पढ़ा था कि पिच क्या होती है। पिच को हम हिंदी में तारत्व कहते हैं, तारत्व कहते हैं। बेटा तारत्व के बारे में बात करें तो पिच क्या होती है, ये बताती है ग्रेवनेस और श्रिलनेस ऑफ साउंड। मतलब आपका साउंड पतला है या मोटा है ना। आपने जाना होगा, है ना, आपने गाना सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है,
तो भाई साहब जो बेबी को बेस पसंद है वही यहाँ पर हो रहा है भाई साहब, वही यहाँ पर चल रहा है, बेबी वाला बेस ही चल रहा है यहाँ पर। क्या बेटा, बेबी को बेस पसंद है, मतलब एक तो भैया बेस आवाज हो गई और एक हो गई ट्रिबल। ट्रिबल सुना होगा आपने, ट्रिबल नहीं सुना है तो आपने ये जरूर सुना होगा भाई साहब, आपकी डैग में आप जो म्यूजिक प्लेयर चलाते हैं, जो आप रेडियो चलाते हैं, उसके अंदर आपने ऐसी कुछ चीजें सुनी होंगी, अगर नहीं सुनी तो आप देखिएगा। एक बेस होता है, एक ट्रिबल होता है। गांव में गए होंगे तो गांव में चल छैया छैया जो बजता है वो आवाज कैसी होती है, पतली सी आवाज होती है। चल छैया छैया कैसी होती है, पतली सी आवाज होती है। और भाई साहब कुछ आवाजें बहुत भारी होती है, जैसे केजीएफ वाले हीरो की आवाज। तो आप ये समझेंगे कि कुछ आवाज बहुत भारी होती है, कुछ पतली होती है। तो बेस मतलब आवाज, भारी आवाज, और ट्रिबल मतलब पतली छन 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 की आवाज, पायल की आवाज, घुंघरू की आवाज, है ना, जैसे कहते हैं घुंघरू, घुंघरू टूट गए वाले घुंघरू। तो भैया ये घुंघरू की आवाज, ये क्या हुई, बहुत पतली आवाज है, श्रिल आवाज है। और भाई साहब तबले की आवाज क्या है भाई साहब, ग्रेव आवाज है, जैसे तबला, तबला बज रहा है। ये सब बातें भी हो गई थी। पिच के बाद में बात करते तो पिच किससे रिलेट करता है, ये भी लिख दिया था, ये आवृत्ति से रिलेट करता है। कुछ बातें और बताई थी आप लोगों को, जैसे हम कहें कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी पिच ज्यादा होगी वो कैसी होगी, पतली आवाज होगी, श्रिल आवाज होगी, जिसके बारे में हमने एक डायग्राम से भी आपको समझाई थी ये सब बातें, है ना जी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना। इसके अलावा हमने यह कहा था कि जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी पिच भी कम होगी, और जिसकी पिच कम होती है हम लोगों में आवाज क्या होती है, ग्रेव होती है, यानी मोटी आवाज होती है। और मोटी आवाज कैसी होती है बेटा, ऐसी होती है। मतलब हम लोग की आवाज ऐसी है, लड़कियों की आवाज ऐसी है। ये सब बातें भी हम कर चुके थे। तो हमने अपने कल के लेक्चर में ये सब बातें पढ़ी थी, ये सब बातें पढ़ी थी। और इसके अलावा हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था क्लास में कि भाई एक बोतल को भर रहे हो, तो बोतल को भरोगे तो आपको अलग अलग आवाजें सुनाई पड़ेंगी। तो हमने ये जाना था कि बोतल में से अलग अलग आवाजें क्यों निकल कर आती हैं, ये सब बातें हमने जान ली थी, ठीक है ना। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक बचा है वेव्स, आज ये वेव्स खत्म हो रहा है। साथ ही साथ हम इस वेव्स के टॉपिक की आज प्रैक्टिस भी करेंगे। थोड़े से 2 प्रैक्टिस पेपर्स लेकर आऊंगा आपके लिए, 2 है ना, एग्जाम्स के आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं उनको लेकर चलूंगा। तो इस एग्जाम, इस बुक्स में मैंने कई सारी बुक्स को देखकर, कई सारी चीजों को देखकर आपके लिए क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं, आपके पिछले सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इकट्ठे किए हैं। साथ ही साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इकट्ठे किए हैं जो मुझे लगता है कि इस साल के पेपर में आने की संभावना है, तो उनकी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे आज, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो तीसरी क्वालिटी, 2 तो हो गई थी, तीसरी क्वालिटी की अगर मैं बात लेकर चलूं तो तीसरी क्वालिटी होती है भाई साहब क्वालिटी, क्वालिटी और टिम्बर, क्वालिटी और टिम्बर। टिम्बर ये क्या होता है, इसको हम गुणता कहते हैं। मतलब ये हुआ कि भाई साहब एम्पलीट्यूड तो सेम है। भाई साहब पहला वाला देखो, याद करो भाई साहब, पहली वाली चीज याद करो, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, लाउडनेस की बात कर रहे थे, लाउडनेस सेम हो। हमने कहा 2 आवाजें जिनकी लाउडनेस क्या है, सेम है, 2 बिल्कुल सेम है लाउडनेस, और दोनों की, अगर मैं बोलूं दोनों की लाउडनेस भी सेम है और दोनों की क्या चीज सेम है, दोनों की आपने बोला पिच भी सेम है, मतलब दोनों एक बराबर मोटाई की है, एक बराबर पतली आवाजों की, तब भी क्या इन दोनों में अंतर हो सकता है, बिल्कुल अंतर हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात लेकर चलूं तो 2 साउंड दे रखे हैं, लेट अस सपोज 2 साउंड है, लेट अस सपोज 2 साउंड है, सपोज 2 साउंड है, 2 साउंड है जिनकी आवृत्ति हुज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इज सेम, whose frequency and amplitude is same। हिंदी वालों के लिए जिनके आयाम भी वही है और जिनकी एम्पलीट्यूड इज सेम, मतलब जिनकी आवृत्ति भी मेरे बच्चे वही है और इनका आयाम भी वही है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है। आपको चिंता घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आराम आराम से आपको समझा रहा हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 2 आवाजें हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब जिनकी पिच सेम है। हमने कहा ठीक है जी, पिच सेम है, पिच तो सेम है। दूसरा, इनकी लाउडनेस भी सेम है। दोनों बातें क्या है, समान है। जब दोनों बातें समान है तब भी क्या अंतर हो सकता है, हाँ इन दोनों में अंतर हो सकता है। भाई साहब एक बराबर पतली आवाजें बहुत सारी हो सकती हैं। भाई साहब 2 लड़कियां गा रही हैं, 2 लड़कियां भाई साहब बोल रही हैं, पर उन दोनों की आवाज में भी फर्क हो सकता है। दोनों की आवाज, भले उनकी दोनों की आवाज पतली हो लेकिन फिर भी फर्क हो सकता है। कुछ आपको मधुर आवाज लगती होंगी, जो आपके क्लोज होती होगी महिला मित्र, उसकी आवाज आपको बड़ी प्यारी लगती होगी, उसकी जो दोस्त होंगी उसकी आवाज बड़ी खराब लगती होगी। तो वैसी सिचुएशन है, कुछ अलग ही बात चल रही है। मैं आपको बताता हूं क्या, एग्जाम्पल के समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे मुझसे बोला गया, मैं 3 एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं, लेट अस सपोज मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं,
पहला है मान लीजिए ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है बेटा? त्रिशूल है ना। ट्यूनिंग फॉर्क मतलब त्रिशूल। जो आपने त्रिशूल नहीं है, जो आपने अपनी फिजिक्स की क्लास में 11वीं क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, एक रबड़ के टुकड़े पे मार कर और वो पानी वानी की तरंगें देखी होंगी, वो ट्यूनिंग फॉर्क। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं वायलिन का। वायलिन, वायलिन, वायलिन भी होता है, वायलिन भी होता है, बस आप समझ लो होता है। और तीसरी आवाज होती मान लेते हैं इसकी पियानो की आवाज, पियानो। इन तीनों की आवाज ले लेते हैं, दोनों की, तीनों की बात लेकर चलते हैं। तीनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होती होगी जरा समझते हैं। मैं एक अंदाजा, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है बट हाँ उसके जैसी है। ट्यूनिंग फॉर्क में अगर मैं बोलूं कि कैसी तरंगें पैदा होती हैं तो साउंड वेव्स पैदा होती हैं, ऐसी होती हैं। ये किसकी है? ट्यूनिंग फॉर्क की। अब मुझे इन तीनों के एम्पलीट्यूड भी सेम करने हैं। चलिए एक काम करते हैं, इन तीनों के एम्पलीट्यूड सेम कर देता हूं और मुझे इनकी फ्रीक्वेंसी को भी सेम करना है। ठीक है जी, तीनों की फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों में कोई अंतर होगा, इन तीनों में कोई अंतर होगा या नहीं होगा। पहली हुई ये, तो इनके एम्पलीट्यूड तो सेम हो गया। अब बात करते हैं वायलिन की, कि वायलिन क्या होता होगा भाई। अगर मैं वायलिन की तरंगों की बात लेकर चलूं तो वायलिन में कैसी आवाज आती है भाई साहब? वायलिन जब बजाते हैं तो आती है पै 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 पै, बस जल्दी। और तो भाई साहब अगर मैं वायलिन की आवाज की बात करूं तो वायलिन में जो तरंगें पैदा होती हैं वो कुछ ऐसी तरंगें पैदा होती हैं। ये होगी वायलिन की तरंगें। और पियानो में जो आवाज पैदा होती है वो कैसी होती है? लगभग ऐसी होती है। ऐसी तरंगों की हम बात लेकर चल रहे हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात लेकर चलूं, बेटा फ्रीक्वेंसी है क्या? फ्रीक्वेंसी की बात लेकर चलें तो आवृत्ति है क्या? फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितनी तरंगें? हमने कहा एक सेकंड में जा रही हैं 20 हर्ट्ज की तरंगें। आपने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड में कितनी तरंगें जा रही हैं? आपने बोला 20 हर्ट्ज की। आपने बोला बिल्कुल सही है। एक तरंगे में कितनी जा रही है? 20 हर्ट्ज की। आपने बोला बिल्कुल सही है भाई। तीनों तरंगे एक बराबर है। आपने बोला बहुत शानदार। आपने तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम, तो कह सकता हूं तीनों की पिच सेम है, तीनों का तारतम्य तो सेम है। आप कहेंगे बिल्कुल सर पिच तीनों का सेम है। क्या तीनों के एम्पलीट्यूड भी सेम है? तीनों के आयाम सेम है? आप बोलेंगे बिल्कुल एम्पलीट्यूड भी सेम है। तब भी क्या दोनों की आवाज एक बराबर एक जैसी होगी? नहीं होगी, तीनों की आवाज में अंतर होगा। पियानो की आवाज और वायलिन की आवाज में फर्क है। भले ही एक बराबर पतली सुनाई पड़ रही है लेकिन अलग अलग साउंड तो आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की साउंड आ रही है। और यही अंतर होता है, यही अंतर होता है। एम्पलीट्यूड जो है वो तीनों का सेम है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या है? सेम है। ऐसी तरंगों को हम लोग किससे निकालते हैं? टिम्बर या फिर क्वालिटी गुणता से बताते हैं। और ये होता है तरंगों में डिफरेंस होना, यानी वेव फॉर्म में डिफरेंस। यानी किसको दर्शाता है? चेंज इन वेव फॉर्म, यानी तरंगों में अंतर को दर्शाता है, तरंगों में अंतर को दर्शाता है। इस तरीके से मैं तीन तरह की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकता हूं, तीन तरह के गुणों को बता सकता हूं कि इन तीनों में क्या क्या फर्क होता होगा। ये मेरा तीसरा पॉइंट है जिसको हम क्वालिटी और टिम्बर कहकर चलते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर बच्चा? आप लोगों को देख लीजिए अच्छे से। किसी बात में कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, नोट डाउन कर लें इस बात को। अगली बात पे चलें, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोगों को छापना है। अगर आप लोग को कुछ और करना है तो आप कर लीजिए इसके साथ में। और बाकी यह है कि आप पॉज करके भी, आपके पास पॉज का एक अच्छा सा ऑप्शन होता है। जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हुआ करे तो पॉज कर लिया करो सिस्टम को और ये सब चीज़ें ले लिया करो। ठीक है ना जी? चलो जी, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की आज के। कुछ तरंगे ऐसी भी हैं, कुछ तरंगे ऐसी भी हैं जिनको और हम डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तीन तरीके से साउंड और डिफाइन होता है। जैसे हमसे बोला गया, जैसे पहली वेव होती है जिसको हम बोलते हैं ऑडिबल। ऑडिबल क्या होती है? ऑडिबल, इनके बारे में बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ऑडिबल मतलब होता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे ये एक्चुअली में 11 to 12 के नीचे का पार्ट है, ठीक है, 9 10 का पार्ट है। ऑडिबल तरंगों की बात करें तो श्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी आवृत्ति हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम की होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। देखिए पहले मैं बात करूंगा, सुनने का मतलब, आवाज, आहट का मतलब होता है इंटेंसिटी, तीव्रता, जिसको हम लाउडनेस से दर्शाते हैं। सबसे कम आवाज जो हम सुन सकते हैं दैट इज 0 dB। पर ये हमारे समझ में आने वाली चीज है कि हमारी आंख, हमारा दिमाग है, इतनी तरंगों को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। अगर एक सेकंड में 20 से कम तरंगें चली गई तो हमारा दिमाग भाई साहब बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं हमारे दिमाग को। तो इसका मतलब ये हुआ जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम की होती है उसको हम, जिनकी आवृत्ति
एक सेकंड रुकिएगा, मैंने गड़बड़ कर दी, इंफ्रासोनिक लिखना था मुझे पहले, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य तरंग लिखना था, माफ कीजिएगा, अवश्रव्य तरंग लिखना था, नहीं तो कुछ लोग अभी तक बोलने लग गए हों कि भाई साहब क्या लिख दिया। चलो भाई, अवश्रव्य तरंगों की बात करें तो जिनकी आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम की होती है। क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम की होती है तो मनुष्य इसे नहीं सुन सकते, हम लोग इसे नहीं सुन सकते, वी कैन नॉट हियर। मैं हम लोगों में मनुष्य, अपन लोगों की बात कर रहा हूं, वी कैन नॉट हियर, है ना जी, याद रखिएगा, मनुष्य की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप कुछ और समझ लें। वी कैन नॉट हियर, हम इस आवृत्ति को नहीं सुन सकते, तो हम इस आवृत्ति को नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति हमारे सुनने योग्य नहीं होती है, हमारे सुनने योग्य नहीं होती है। तीसरी बात लेकर चलें, इंफ्रासोनिक साउंड बहुत ही कम होता है, इंफ्रासोनिक साउंड बहुत ही कम होता है, खासकर कुछ तरंगे ऐसी होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सीज्मिक वेव्स, सीज्मिक वेव्स, भूकंप के वक्त पैदा होने वाली तरंगे, भूकंप के वक्त पैदा होने वाली तरंगे कौन सी होती हैं, भूकंपी तरंगे कौन सी होती हैं, तो भूकंपी तरंगे का एग्जाम्पल होता है आपका इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक बहुत ही कम तरंगे, और ये तरंगे किसके अंतर्गत आती हैं, सीज्मिक वेव्स। आप जानते हैं ना, सीज्मिक मतलब जिसको हम रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं, वो वेव्स कहलाती हैं। तो पहली आती है जिसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। दूसरी वेव्स की बात लेकर चलें तो दूसरा होता है, दूसरे की बात लेकर चलें तो इसको हम कहते हैं ऑडिबल। ऑडिबल मतलब होता है श्रव्य, जो मनुष्य सुन सकते हैं, ऑडिबल, जिसको हम श्रव्य कहते हैं बेटा। श्रव्य तरंगों की बात करके चलें तो श्रव्य तरंगे होती हैं, श्रव्य तरंगे होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, जिनमें, ठीक है, जिनकी आवृत्ति हुज फ्रीक्वेंसी इज, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होती है, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उसको हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। और मनुष्य इस आवाज को सुन सकता है, समझ सकता है, ऐसे बोलना ज्यादा सही है। सेकंड चीज की बात लेकर चलें, वी कैन हियर, हम इसको आवाज को सुन सकते हैं, ठीक है, हम इस आवाज को सुन सकते हैं। बहुत जो न्यूली बॉर्न बॉय होते हैं, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, वो हो सकता है कि 18,000 हर्ट्ज से आवाज की सुन पाएं, तो हो सकता है आपको 18 से लेकर 22,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुनने को मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि नए जो बच्चे पैदा होते हैं उनके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो हो सकता है इससे ज्यादा की आवृत्ति भी, इससे कम की आवृत्ति भी सुन पाते हो। इसको हम ऑडिबल तरंगे कहकर चलते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रोजाना जिंदगी में ऐसे हैं, जैसे स्पीकर्स हो गए, बूफर्स हो गए, है ना, टीवीज के स्पीकर्स हो गए, ये सब किसकी आवाज पैदा करते हैं, स्पीकर्स, एटसेट्रा, तबला, ये सब कौन सी आवाज पैदा करते हैं, ये कौन सी आवाज पैदा करते हैं, ये हमेशा ऑडिबल साउंड पैदा करते हैं। यानी कौन सा गिटार वगैरह, ये कौन सा साउंड पैदा करते हैं, प्रोड्यूस ऑडिबल। ऑडिबल मतलब श्रव्य तरंगे पैदा करते हैं, जिनको हम सुन पाते हैं। इसी तो हम तबले की आवाज सुन पा रहे हैं। तो हम लोग तबले की आवाज क्यों सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये आवृत्ति इसके बीच में आ रही है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात लेकर चलें बेटा। तीसरी जो तरंगे होती हैं, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव, जिसको हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं,